Example number 7 है show that the square of integer is of the form of 3q 3 या 3q plus 1 but not of the form of 3q plus 2। कहते हैं कोई भी इंटीजर ले लो, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो इस फॉर्म में बनेगा, या वो 3 का मल्टीपल बनेगा या 3 का मल्टीपल प्लस 1 बनेगा, बट वो 3 का मल्टीपल प्लस 2 नहीं बनेगा। कोई भी इंटीजर ले लो, उसका स्क्वायर करके देखो, कोई भी इंटीजर ले लो उसका स्क्वायर करके देखो। चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर ले लिया, दैट इज 16। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 प्लस 1। तो 3 इंटू 5 प्लस 1 ये भी इंटीजर है, इसको मैं 3q लिख देता हूँ प्लस 1। मतलब कि कोई भी इंटीजर ले लो उसका स्क्वायर कर लो, वो बन जाएगा 3q प्लस 1 की फॉर्म में या 3q की फॉर्म में। ले लेता हूँ 9, ले लेता हूँ 9। वो क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया ना, 3 का स्क्वायर 9, और इसको 3 का 3 भी लिख सकते हैं, दैट इज 3 ऑफ q। ओड भी बता दिया, इवन भी बता दिया। अब इसको करना कैसे है, ये तो हमने प्रूफ कर लिया कि एग्जांपल के थ्रू। हाँ राइट है। We know that every integer b is in the form of 3k, 3k plus 1, 3k plus 2, all k belongs to the z। मैंने हर एक इंटीजर ले लिया कि वो इन तीनों की फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। पहले b इजिकल टू 3k ले लिया तो उसका स्क्वायर कर लिया। कहते कि इंटीजर होते हैं वो कौन सी फॉर्म में होते हैं, एक तो 3k की फॉर्म में होते हैं, एक 3k प्लस 1 की फॉर्म में होते हैं और 3k प्लस 2 की फॉर्म में होते हैं। ये तीनों रिप्रेजेंटेशन दे रही है इंटीजर की, बट हमें क्या किया है कि उस इंटीजर का स्क्वायर करना है, तो हमने एक एक करके इन तीनों इंटीजर्स की जो जनरल फॉर्म है उनका स्क्वायर करना है। ये जनरल फॉर्म है जी 3k, 3k प्लस 1, 3k प्लस 2, और k कोई भी इंटीजर हो सकता है। फर्स्ट केस आ जाता है, केस फर्स्ट, जब मैंने b को b इजिकल टू 3k लिया, उसका स्क्वायर किया, तो b स्क्वायर इजिकल टू 9k स्क्वायर है। अब 9k स्क्वायर है तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3k का स्क्वायर। 3 इंटू 3k का स्क्वायर, तो 3k को स्क्वायर को मैंने q लिख लिया, तो 3q आ जाएगा। तो q कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो पहले के लिए हमारे पास प्रूफ हो गया कि अगर मैं इंटीजर की फॉर्म लूंगा 3k वाली, उसका स्क्वायर करूंगा तो वो 3k की फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट इंटीजर लिया है b इजिकल टू 3k प्लस 1, तो उसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, 9k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1। अब ध्यान दीजिए, अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, दैट इज 3 कॉमन है, मैंने 3 कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह गया, 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। अब ये दोनों अगर k है, कोई भी इंटीजर के साथ कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो वो भी इंटीजर है, इट मीन्स कि ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर है, और सम ऑफ द इंटीजर भी इंटीजर ही होता है, इट मीन्स कि ये पूरी टर्म हमारे पास इंटीजर बन गई। तो मैंने उसको q लिख लिया, तो q लिख लिया, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, 3q प्लस 1 की। उसने यही कहा था कि कोई भी इंटीजर ले लो उसका स्क्वायर कर लो, वो या तो इस फॉर्म में बनेगी या तो इस फॉर्म में बनेगी। पहले वाला किया तो वो इस फॉर्म में बन गई, दूसरा वाला किया वो इस फॉर्म में बन गई। अब देखते हैं कि तीसरा वाला इंटीजर का स्क्वायर करते हैं वो कौन सी फॉर्म बनती है। अब तीसरा इंटीजर की जनरल फॉर्म है 3k प्लस 2, ये केस हो गया थर्ड केस हो गया। अब इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि स्क्वायरिंग की बात की थी, स्क्वायर कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, 9k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 4। अब इन दोनों में से कॉमन देखें, या इसको मैंने 4 को क्या कर दिया, 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1, 4 इजिकल टू 3 प्लस 1, तो मैंने यहाँ पे 4 इजिकल टू 3 प्लस 1 कर दिया। अब इन तीनों में से देखिए, ये तीन वाली चीज है, इन तीनों में से कॉमन क्या है, इन तीनों में से कॉमन है 3, तो मैंने 3 बाहर ले लिया और अंदर रख दिया। अब देखो k भी इंटीजर है, उसके साथ मल्टीप्लाई कुछ भी कर लो वो भी इंटीजर होगा, 4k भी इंटीजर होगा, 1 तो है ही इंटीजर, तो सम ऑफ द ऑल द इंटीजर इज अगेन इंटीजर, मैंने उसको q ले लिया। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये फिर से 3q प्लस 1 की फॉर्म बन गई।
उसके कहने का मतलब है अगर आप इंटीजर इस फॉर्म का ले रहे हो तो उसका स्क्वायर करोगे तो वो फिर से अगेन वही वाली फॉर्म बनेगी, या तो वो इस फॉर्म में बन जाएगी या तो वो इस फॉर्म में बन जाएगी, और वो 3q+2 वाली फॉर्म में नहीं बनती है। तो ये हमारे पास आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैंने 4 स्क्वायर भी ले लिया था, 3 स्क्वायर भी ले लिया था। आप दोनों एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो और आर्टिकल भी देख सकते हो। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए है, इंपॉर्टेंट का रीजन क्या है, अब देखो उसमें कुछ अलग आया। कहते कि शो वन ऑफ द एवरी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, एवरी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। कंसेक्टिव इंटीजर्स को उससे होते हैं साथ साथ वाले, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, ये कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं इसको b ले लूंगा, एक को b ले लूंगा तो इसमें b+1 ऐड करूंगा तो वो अगला आ जाएगा, b+2 ऐड करूंगा तो उससे अगला आ जाएगा। तो मतलब कि ये एक साथ साथ वाले इंटीजर्स हैं, इनको कहते हैं कंसेक्टिव इंटीजर। उसने 3 की बात की है तो मैंने 3 ले लिया, और उसको कहा है कि अगर कंसेक्टिव इंटीजर्स होंगे तो प्रूफ करो कि वो डिविजिबल बाय 3 भी होगा। मेरे को प्रूफ करना है कि हर एक कंसेक्टिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 3 है। अब मैंने 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स ले लिया, b ले लिया, b+1 ले लिया, b+2 ले लिया, 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। अभी मैंने ऊपर बताया कि इंटीजर्स की फॉर्म कौन सी होती है, इंटीजर की कौन सी फॉर्म होती है, 3k होती है, 3k+1 होती है, 3k+2 होती है, 3 फॉर्म होती है। तो मैंने b को पुट कर लिया 3k, b को पुट कर लिया 3k, चलो 3k नहीं 3k-1 पुट कर लो, 3k-1 पुट कर लिया, वो भी तो हमारे पास फॉर्म तो इंटीजर की है ना। तो b 3k-1 है तो b+1 क्या हो गया, दैट इज 3k, और b+2 क्या हो गया, दैट इज 3k+1। तो ये तीनों चीजें आ गई, b की वैल्यू 3k-1 आ गई, b+1 की 3k आ गई है, b+2 की 3k+1 आ गई, और k कोई भी इंटीजर हो सकता है। दो चीजें याद रखनी है, एक तो कंजक्टिव क्या होते हैं, कंजक्टिव इंटीजर्स क्या क्या होता है, और साथ में इंटीजर्स की जनरल फॉर्म कौन सी है। अब मैंने एक एक करके चेक करना है कि वो डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। पहला ले लिया मैंने b=3k। अब कोई भी 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके b को क्या करेगी, डिवाइड करेगी, इट मींस कि b इज डिविजिबल बाय 3। फर्स्ट केस तो आराम से हो गया। अगर 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड करेगी, तो 3 डिवाइड्स द b, इट मींस कि b इज डिविजिबल बाय 3। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखो b किसके इक्वल था, 3k-1 में। अब 3k-1 है तो b-1 है, राइट हैंड पे जाके +1 हो जाएगा, b+1 हो गया। अब b+1 तो इधर बन गया। अब इधर देखो 3 मल्टीपल में है, फिर से 3 मल्टीप्लाई में है इंटीजर के, तो उधर जाके क्या करेगी, b+1 को डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी हो गया कि 3 b+1 को डिवाइड करेगी। नेक्स्ट देखो कि b को मैं मान लेता हूँ 3k+1, b को मान लेता हूँ 3k+1। अब ध्यान देखिए 3k+1 है तो मैंने 1 ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया ऑन बोथ साइड, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, उन्होंने कहा कि b+2 चाहिए, तो मैंने 2 ऐड कर दिए ऑन बोथ साइड में, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे एडिंग 2 और बोथ साइड कर दिया तो b+2 बन गया, इज इक्वल टू 3k+1+2। तो 1+2 क्या हो गया, 3 हो गया। इन दोनों में से कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन आ गया, k+1 आ गया, k+1 अगेन इंटीजर है। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में है, 3 मल्टीप्लाई में है तो ये उधर b+2 को जाके डिवाइड करेगी, और b+2 को डिवाइड करेगी, इट मींस कि मेरे पास थ्योरम कंप्लीट होगी कि एवरी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 3। एग्जाम्पल नंबर 9, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ m कंसेक्टिव इंटीजर्स। अब देखो अभी मैंने क्वेश्चन किया 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का, अगर 3 के जगह हमारे पास m कंसेक्टिव इंटीजर्स आ जाए तो फॉर्म तो सेम ही रहेगी ना, b, b+1, b+2, b+3, b+4 एंड सो ऑन, ऐसे इन्होंने ले लिया।
अब b की जगह पे उन्होंने n ले लिया। कहाँ तक लेना है? m तक लेना है, ये याद रखना है। वो कह रहे हैं कि जितने भी कंजक्टिव इंटीजर्स हैं, m कंजक्टिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट करिए। प्रोडक्ट करिए मतलब सभी को मल्टीप्लाई करिए, और जो आंसर आएगा वो डिविजिबल बाय m फैक्टोरियल होगा। जो आंसर आएगा वो डिविजिबल बाय m फैक्टोरियल होगा, ये आपने प्रूफ करना है। और एक क्वेश्चन मैं बता दूं, अगर ऐसे के क्वेश्चन आते हैं तो हम सोल्व करते हैं बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। कोशिश करते हैं कि एक एक केस को लेके चलें। चलो इस केस में तो चलो m कंजक्टिव इंटीजर्स हैं तो हम सिंपल सा कर लेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं लगाएंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते हैं कि m कंजक्टिव इंटीजर्स कंसीडर करो। मैंने कर लिया, कौन सी फॉर्म में? n+1, n+2, n+3 एंड सो ऑन। कहां तक? m इंटीजर्स है तो n+1 m तक चलेंगे। अब जब इंटीजर्स मैंने ले लिए, उसके बाद उसने कहा कि उनका प्रोडक्ट करो। मैंने प्रोडक्ट कर लिया, उसको ले लिया p। p इज द प्रोडक्ट ऑफ m कंजक्टिव इंटीजर्स। अब देखो पहला केस क्या आता है, इंटीजर्स की बात हो रही है। पहला केस, इंटीजर्स या तो पॉजिटिव होंगे, या तो जीरो होंगे, या तो नेगेटिव होंगे। ये तीन केस होते हैं इंटीजर्स, या पॉजिटिव होंगे, या जीरो होंगे, या नेगेटिव होंगे। तो पहला मैं केस ले लेता हूं कि इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूं। अगर ये जितने भी इंटीजर्स मैंने कंजक्टिव इंटीजर्स लिए हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, देन प्रोडक्ट हम करेंगे n1 से लेके m तक, उन सभी का प्रोडक्ट ले लिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किसको? 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन n फैक्टोरियल n को। तो ये मैंने प्रोडक्ट जो है 1 से लेके n तक ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इस करके किया है कि वो उनकी इनइक्वालिटी को डिस्टर्ब ना करे। इक्वालिटी है मतलब जो p के इक्वल है वो टर्म डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो मैंने राइट हैंड साइड में जो मल्टीप्लाई किया है वो डिवाइड किया है। अब मेरे को पता है कि अगर 1 से लेके n प्लस m तक प्रोडक्ट में है तो मैं उसको n प्लस m फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। अगर आपने +1 +2 में फैक्टोरियल चैप्टर पढ़ा है, दैट मीन्स कि आपको पता है कि 1 से लेके n प्लस m तक टर्म्स प्रोडक्ट में है तो मैं उसको n प्लस m फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ऐसे 1 से लेके n तक टर्म्स हैं प्रोडक्ट में तो मैं उसको n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। n प्लस m हो गया, n फैक्टोरियल हो गया नीचे। अब नेक्स्ट फिर मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m फैक्टोरियल। अब देखो m फैक्टोरियल दो तरीकों से लिखा जाता है, या तो ऐसे डाल लो, या तो इस फॉर्म में डाल लो, या तो इस फॉर्म में डाल लो। ये दोनों m फैक्टोरियल की बात हो रही है। अब मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, क्यों? क्योंकि मैंने उसकी स्टेबिलिटी को और इक्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं करना है। अब मैंने ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाला m इधर मल्टीप्लाई में है, ये ध्यान रखिए, ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई में है तो p इधर सिंपल है तो ये उधर जाके p को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो मैंने यही कहा था कि अगर प्रोडक्ट ऑफ m कंजक्टिव इंटीजर्स हैं, p तो प्रोडक्ट ऑफ m कंजक्टिव इंटीजर है, इज डिविजिबल बाय m फैक्टोरियल, ये उधर जाके उसको डिवाइड करेगा। इट मींस कि मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया फॉर इंटीजर जब पॉजिटिव होंगे। अब इधर देखो, m प्लस m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल, तो ये मेरे पास क्या बन गया? कॉम्बिनेशन बन गया। जो आपने +1 +2 में कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा है, दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब n प्लस एम डिवाइडेड n प्लस एम सी m को ओपन करेंगे तो पहले n प्लस एम का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल और n प्लस एम माइनस एम का फैक्टोरियल, तो वो n आ जाएगा। तो ये मेरे पास कॉम्बिनेशन है, मैंने उसको सीधा लिख लिया। तो ये एक तरह का इंटीजर बन जाएगा। सोल्व करने के बाद कोई इंटीजर आएगा तो मेरे पास यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा कि p इज डिविजिबल बाय m फैक्टोरियल।
जब m फैक्टोरियल p को डिवाइड करेगा। सेकंड केस आता है जब मैंने इंटीजर को जीरो ले लिया, इंटीजर को जीरो ले लिया। अब इंटीजर को जीरो ले लिया, इट मीन्स कि हर एक इंटीजर जीरो है तो उनका प्रोडक्ट भी हमारे पास जीरो होगा। अगर हर एक इंटीजर वन ऑफ, या ऐसे कर लो कि इनमें से वन एक ऐसा एलिमेंट है जो जीरो है और उस सभी का प्रोडक्ट करेंगे तब भी प्रोडक्ट जीरो आएगा। मैं कह रहा हूं कि इनमें से एक टर्म भी अगर जीरो के बराबर है तो अगर हम प्रोडक्ट करेंगे सारी टर्म्स का वो भी जीरो आएगा। तो जीरो आ जाता है, वी नो दैट जीरो इज डिविजिबल बाय मॉड m। अब जीरो को कोई भी नंबर डिवाइड कर ले, या m फैक्टोरियल डिवाइड कर ले या n फैक्टोरियल डिवाइड करे तो जीरो डिवाइड हो ही जाता है। तो मैं जीरो को लिख सकता हूं दैट इज m फैक्टोरियल इंटू जीरो। अगर m फैक्टोरियल इंटू जीरो है तब भी तो वो जीरो ही है। तो m फैक्टोरियल इंटू जीरो किसके बराबर है, p। तो ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके p को डिवाइड करेगा तो मेरे पास ये रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। जीरो को मैं लिख सकता हूँ m फैक्टोरियल इंटू जीरो, तो m फैक्टोरियल इंटू जीरो दैट इज इक्वल टू p के बराबर है। मैंने अभी बताया p जीरो के बराबर है, तो मैं जीरो को लिख सकता हूँ m फैक्टोरियल इंटू जीरो। तो m फैक्टोरियल उधर जाके p को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, केस 2। नेक्स्ट केस 3 की बात हो रही है। वो कह रहे कि जितने भी इंटीजर्स लिए हैं हमने कंजक्टिव इंटीजर्स, ऑल आर नेगेटिव, ऑल आर नेगेटिव है। इट मीन्स कि अगर वो सारे नेगेटिव हैं तो मेरे को उसको पॉजिटिव बनाने के लिए सभी को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने नेगेटिव को, अगर कोई नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव वन बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो वही चीज मैंने की है, जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं a टू लेके z तक, मतलब सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनके साथ मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। अगर नेगेटिव इंटीजर्स के साथ नेगेटिव माइनस कर दो तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। अब ध्यान दो क्वेश्चन में क्या था, p इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। अब मैंने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स हैं, मैं माइनस कितने की पावर m करूंगा, देखो एक दो यहां से लेके m, टोटल कितनी टर्म्स हैं, टर्म्स कितनी है, m टर्म्स हैं जी, m टर्म्स हैं, m टर्म्स हैं जी, m टर्म्स हैं तो माइनस वन की पावर m होगी, उतने ही मल्टीप्लाई होंगे। मैंने मल्टीप्लाई माइनस वन की पावर m भी कर दिया और हर एक के साथ माइनस वन की पावर m भी कर दिया। और मैंने माइनस एन प्लस वन को, अब देखो ये भी इंटीजर है, इसको p ले लिया। अब ये पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान देना, ये पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। अब तो पॉजिटिव इंटीजर है, इसको p ले लिया, इसको p माइनस वन ले लिया, p माइनस टू ले लिया, फिर p माइनस एम माइनस वन। अब ये कैसे आया, अब मैंने p किसे माना है, ध्यान दीजिए, मैंने p माना है माइनस एन प्लस वन को, माइनस एन प्लस वन को p माना है मैंने। तो इस पूरी टर्म को मैंने p मान लिया, तो नेक्स्ट की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान दीजिए, अगर p इज इक्वल टू माइनस एन प्लस वन है तो p माइनस कर देंगे ऑन बोथ साइड, क्योंकि मेरे पास क्या है, माइनस वन निकालना, या इसमें से निकालने की नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, p इज इक्वल टू माइनस एन माइनस वन, अब यहाँ पे प्लस टू है, ये तो इसका आ गया ना, तो p क्या आएगा, माइनस एन प्लस टू है, तो इसको माइनस एन और ये माइनस टू हो गया, सॉरी माइनस वन, तो ये माइनस वन उधर चला गया, तो p प्लस वन माइनस हो गया ना। अच्छा उन्होंने n प्लस वन को कॉमन लिया है, तो ये हमारे पास हो गया p m माइनस वन माइनस n है माइनस m है, माइनस वन को p ले लिया, ओके। तो p माइनस वन आ गया है ना, यहाँ पे p माइनस वन आ जाएगा, इसको करेक्ट कर लेना यहाँ पे। किसके इक्वल है, प्लस टू, तो माइनस टू के इक्वल है, तो माइनस वन।
ये हो गया -1 -1 दैट इज इक्वल टू -n-2 और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो -n+2, यही टर्म बन गई। देख लीजिए ये p-1 किया तो मेरे पास क्या बनेगी -n+2। वही उन्होंने कहा कि -n+2 को p-1 लिख लिया, नेक्स्ट टर्म को ऐसे लिख लिया तो इसमें एक माइनस कर देंगे। ध्यान दीजिए जब हमने n+1 है तो इसमें एक माइनस है, फुल +2 है तो उसमें एक और माइनस हो गया, तो n+1 है तो इसमें एक और माइनस हो गया, तो ये हमारे पास जनरल टर्म बन गई। अब उसके बाद मैंने क्या किया है, इस स्टेप में मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या किया मैंने, p से लेके p m से लेके p-m से लेके कितनी टर्म है 1 तक, हाँ जी p-m से लेके 1 तक की मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की है। p-m से लेके ये वाली टर्म मैंने मल्टीप्लाई की है और डिवाइड की है। देखिए ध्यान से p-m से लेके p-m-1 एंड सो 1 तक, यहाँ भी नीचे भी। अब ये कंप्लीट क्या बन गई, अब कंप्लीट क्या बन गई, ये कंप्लीट टर्म बन गई हमारे पास p फैक्टोरियल। ये कंप्लीट टर्म हमारे पास क्या बन गई, दैट इज हमारे पास p फैक्टोरियल। अब ये p फैक्टोरियल बन गई, नीचे हमारे पास क्या बन गया p-m फैक्टोरियल। अब p-m फैक्टोरियल बन गया, इन्होंने एक स्टेप मिस कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाला, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाला m फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाला m फैक्टोरियल, वो वाला स्टेप इन्होंने मिस कर दिया, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया। इसमें एक और स्टेप आना था जहाँ पे हम m फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, और इस साइड पे जो m फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा वो उस साइड पे जाके डिवाइड होगा, जो इन्होंने डायरेक्ट स्टेप करके लिख दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास -1 की पावर m, तो वो तो डिस्टर्ब नहीं करेगी, और यहाँ पे हमारे पास p कॉम्बिनेशन ऑफ m बन जाएगा, दैट इज अगेन इंटीजर, तो p इज डिविजिबल बाय m फैक्टोरियल। यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। और ध्यान दीजिए इसमें हमने p-m से लेके 1 तक मल्टीप्लायर को हमने मल्टीप्लाई भी किया है डिवाइड भी किया है, इसलिए किया है कि जो इनकी इक्वालिटी है, इक्वालिटी p के बाद जो वो डिस्टर्ब ना हो, इस करके जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को डिवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया किसको, m फैक्टोरियल को, उसके बाद आपके पास आंसर सोल्व हो जाता है। केस 3 में देखिए उसने कहा है कि आपके पास n+m n+2 एंड सो ऑन, कितने इंटीजर्स लेने थे n+m तक, दे ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव। केस 3 में ऑल आर नेगेटिव इंटीजर्स। अगर ये नेगेटिव इंटीजर्स है इनको मैं पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ, कि मेरे को पता है कि अगर -1 है उसके साथ मैं माइनस ऐड कर दूँ तो +1 बन जाएगा, तो मैंने क्या किया, इनको पॉजिटिव बनाने के लिए सभी के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। पहले नेगेटिव थे, मैंने नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया सभी के साथ तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जितने भी हैं इंटीजर्स उनका सभी का प्रोडक्ट, कौन से इंटीजर्स हैं, n+1 n+2 एंड सो ऑन n+m, ये सभी का प्रोडक्ट लेना था, मैंने ले लिया। अब मैं उनको, ये तो नेगेटिव है ना, मैंने इसको पॉजिटिव में लेके जाना है, तो मेरे पास कितने इंटीजर्स हैं, ये कितने इंटीजर्स थे, m इंटीजर्स थे, m इंटीजर्स थे, तो मैं -1 की पावर m के साथ मल्टीप्लाई और -1 की पावर इनको ऐसे लिख दूँ -n+1, तो -n+2 और प्रोडक्ट में -n+m, कोई फर्क पड़ेगा, ब्रैकेट में है, इनमें कोई भी प्लस माइनस नहीं है, सब मल्टीप्लाई में है, ध्यान देना ये सब मल्टीप्लाई में है, इसमें कोई प्लस माइनस में नहीं है। तो जितनी पावर m इंटीजर्स थे, मेरे को m इंटीजर्स के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने -1 की पावर m भी ले लिया, तो -1 की पावर m। देखो ध्यान दीजिए, आपने जो करना है ऐसा करना है जो सिंपल ये जनरल फॉर्म को डिस्टर्ब ना करे, ये वाली जनरल फॉर्म है, इसकी इक्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। इसकी इक्वालिटी अगर डिस्टर्ब हो गई तो आपकी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। मैंने देखो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ,
जितने टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया उतने टर्म्स के साथ बाहर भी लिख लिया कि वो वाला माइनस अगर मैं कंबाइन करूंगा तो यहाँ पे आके प्लस बन जाएगा, तो ये फिर से वही टर्म बन जाएगी। ठीक है ना, मैं इसको यही कह रहा हूँ ना कि 4 है, एग्जाम्पल के लिए 4 है, मैं इसको लिखता हूँ कि -1 ब्रैकेट के बाहर अंदर -4, 4 है, उसको मैंने लिखा है -1 इंटू ब्रैकेट ऑफ 4, -4 वही है, -1 ये वाला है और -4 ये वाली टर्म है। अगर मैं 16 है, 16 तो छोड़ो, इसको दो टर्म में लिख लेते हैं, 4 और 2 में लिख लेते हैं, 8 लिख लेते हैं, 8 ले लेते हैं 2 इंटू 4, और मेरे को पता है इधर दो टर्म्स है, मैं इधर -1 का स्केयर लिखूंगा और -2 इंटू -4 कर दूंगा, -1 का स्केयर -2 -4, बात तो सही है ना। m इंटीजर्स है, कितने इंटीजर्स है, दो इंटीजर है, उनका स्केयर -1 की पावर m, इधर भी दोनों का माइनस, इधर भी दोनों का माइनस, बात तो सेम ही चल रही है, जितने इंटीजर्स हैं उनके साथ माइनस मल्टीप्लाई करो और उतना ही माइनस की पावर m बाहर लिख दो। ये स्टेप क्लियर है, स्टेप क्लियर हुआ माइनस वाला। अब ध्यान से देखिए, अब उसके बाद मेरे पास ये टर्म आ रही है, तो मैंने क्या किया, इसको p मान लिया, किसको, -n+1 को। अगर मैंने इसको p मान लिया, मान लो लेट p मान लिया इसको, तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, नेक्स्ट टर्म इसमें क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे और तो बन जाएगी, चेक करके देख लो, -n -1 तो ये हो गया -n-2, तो माइनस कॉमन ले लेंगे n+2, देखिए जी बन गई, यही वाली टर्म बनी है ना, यही वाली टर्म। हाँ तो इन्वर्ट कर लो, तुम भी फोन घुमा लो थोड़ा सा, क्लैरिटी हो जाएगी। घुमा लिया, बाकियों को विजिबल है। हाँ, अब देखो p इज इक्वल टू -n+1, मैंने इसको p ले लिया, अब नेक्स्ट टर्म में क्या करूंगा, मैंने -1 कर दिया, p -1 कर दिया, अब चेक करो कि ये इसके इक्वल आता है कि नहीं आता, मैंने -1 -1 दैट इज -n-1 हो गया, तो -1 ऐसे -1 -2 हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, -n+2, ये वाली टर्म आ गई। नेक्स्ट ले लेता हूँ p-2, अब p क्या है, -n+1, -2 कर दिया, तो इसको क्या, -n-1 -2, तो क्या हो गया, -n-3 हो गया, और माइनस कॉमन ले लिया, दैट इज n+3, नेक्स्ट अगली टर्म आ गई, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता गया। अब इसके बाद आ गया p -m ले लोगे, चलो m ले लेते हैं, फिर पता लग जाएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सी टर्म आ रही है, इसके आगे वाली टर्म आ रही, पीछे वाली टर्म आ रही, तो p -n+1 है, -m कर दिया, तो -n-1 -m, तो इसमें माइनस कॉमन आ गया n +m+1, तो ये टर्म इससे पीछे वाली होगी। अगर pm-1 कर दें, इससे पीछे वाली टर्म ले लेते हैं एडिशन में, तो मेरे पास क्या आएगा, p की वैल्यू -n+1 -m है, +1 है, ओपन करो इसको, -n है, -1 है, -m है, +1 है, तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, -n -m, तो कॉमन ले लेंगे n-+m, देखिए जी ये वाली टर्म इस टर्म से मैच कर रही है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p -m+1, ध्यान दीजिए ये वाली टर्म इससे मैच करिए, तो इसकी था जगह पे मैं लिख सकता हूँ p -m+1, क्लियर है यहाँ तक, किसी को ना पता लगा हो, फिर उसी के हिसाब से मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊँगा, तो मेरे पास आएगा p इज इक्वल टू -1 की पावर m, अब देखो इसको मैंने क्या लिखा था, p लिख दूंगा, इसको मैंने क्या लिखा था, p-1 लिख दूंगा, इसको अगली वाली टर्म को मैं p-2 लिखूंगा, एंड सो ऑन, लास्ट वाली टर्म मेरे पास क्या बनी है, p-m+1, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी स्टूडेंट, किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम कि ना पता लगाओ, क्लियर है यहाँ तक।
नेक्स्ट देखो आगे उसके बाद क्या हुआ। अब मेरे पास आ गया है -1 की पावर m p p -1 p -2 एंड सो ऑन p -m+1, ये टर्म आ गई। अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। किसको किया है, p -m से लेके 1 तक, p -m से लेके 1 तक, ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। तो मेरे पास टर्म क्या बन गई, इधर एक एक माइनस होता जाएगा, ध्यान रखना कि p -m है, फिर अगली फिर एक माइनस, फिर उसमें से एक और माइनस, तभी छोटी होती जाएगी तो 1 तक चली जाएगी। अब ध्यान दीजिए, p से लेके 1 तक कोई सीरीज जा रही है तो उसको मैं p फैक्टोरियल लिख लेता हूँ। अब p -m से 1 तक जा रही है तो उसको मैं p -m फैक्टोरियल लिख लेता हूँ। अब मेरे पास बचा क्या, -1 की पावर m ऐसे ही रहेगा, बाकी और कुछ नहीं बचा, ठीक है जी, ये p के बराबर आ गया। फिर मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया बाय m फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, m फैक्टोरियल -1 की पावर m रूट p डिवाइडेड बाय रूट p -m और m फैक्टोरियल। ये मैंने डिवाइड कर दिया, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही, इक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही। अब देखो ध्यान से देखिए, अगर ये एक चीज है तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, ये उधर जाके क्या करेगी, p को डिवाइड करेगी। तो p को डिवाइड करेगी तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, p m फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहा है। अब इसको देखिए, p फैक्टोरियल p -m फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूँ p c m, और -1 की पावर m तो ऐसे चलेगा। हमने यही प्रूव करना था कि प्रोडक्ट ऑफ m कंसेक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय m फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू इंटीजर्स। तुम्हारे पास यहाँ पे आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। एनी स्टूडेंट, किसी को यहाँ तक कोई डाउट?